हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज हम शुरू करने वाले हैं टॉर्क ऑफ डीसी मशीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे टॉर्क क्या होता है। उससे पहले हमने बैक ईएमएफ का वीडियो बना रखा है, तो बैक ईएमएफ का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैक ईएमएफ का काफ़ी यूजेज आएंगे, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। जो बैक ईएमएफ होता है, मोटर में जो जनरेटेड ईएमएफ होता है उसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। इसे ईवी बराबर NP/Z/60A होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओवरव्यू बताया। और दूसरा, यहाँ पे ए क्या है ये सब पता होना चाहिए। ए क्या है, एन क्या है, पी क्या है, तो इसको प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानने का कोशिश करता हूँ कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क कोई भी मशीन में हो सकता है। हम यहाँ पे डीसी मशीन की बात कर रहे हैं, तो डीसी मशीन में जो टॉर्क होता है मोटर और जनरेटर दोनों में जनरेट होता है। ठीक है, तो कोई भी रोटेटिंग मशीन है वहाँ पे टॉर्क जनरेट होता है। जैसे क्यों टॉर्क जनरेट होता है, तो देखो कोई भी मशीन है, तो मशीन में अगर पोल है, ये सपोज पोल है ऐसा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है। अब मैं इसमें सिर्फ एक कंडक्टर को मान लेता हूँ कि वो ऐसा है। ये एक कंडक्टर को मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये दो आपका ब्रशेज लगे हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने पहले भी स्टार्टिंग से ये बता के रखा है कि कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जाता है तो उसमें अगर वो फ्लक्स को कट करता है तो उसमें वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखो जो ये कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर में ये वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते ये अगर ये मूव करता है, कंडक्टर अगर मूव करता है, तो इसमें क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। इट मीन्स इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, अब वो ईएमएफ क्या करेगा, इस फ्लक्स को अपोज करेगा, ठीक है, किसको, ये वाले फ्लक्स को, जो मेन फील्ड पोल पे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है इसे क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, फ्लक्स, इसी को टॉर्क कहते हैं। अब यहाँ पे देखो जो कमजोर रहेगा वो मूव कर जाएगा। इट मीन्स अगर आप देखो, ये तो है स्टैटिक पोर्शन, ऐसा कुछ है, तो ये तो है आपका स्टैटिक पोर्शन, फील्ड पोल जो है स्टैटिक पोर्शन है, तो ये तो मूव कर नहीं सकता है, ये तो योक से जुड़ा हुआ रहता है कुछ ऐसा। तो ये तो योक से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये तो मूव कर नहीं सकता। अब यहाँ पे बॉल बेरिंग की मदद से यहाँ पे जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ यहाँ पे दो तरह से होता है। जो जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो दो तरह से, कैसे, एक हो गया अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज इट मीन्स कहाँ पे आप अप्लाई करते हो, इट मीन्स आप जब मोटर के केस में ले रहे हो तो वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, वोल्टेज को एक्सटर्नली बाहर से आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। ठीक है, अगर जनरेटर के केस में है
तो जनरेटर के केस में आप क्या करते हो, सिर्फ ये मशीन चलाते हो, इसमें क्या करते हैं ईएमएफ जनरेट होता है उसके, फिर ये कम्यूटेटर और ब्रशेज की हेल्प से आप सप्लाई को बाहर लेते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे लिख लीजिए टॉर्क का डेफिनेशन। टॉर्क इज द टर्निंग मोमेंट ऑफ ए फोर्स। मैं लिख देता हूँ टॉर्क का डेफिनेशन। टॉर्क is the turning moment of force about an axis, about an axis। ठीक है, कोई भी एक्सिस के अलोंग, जो जैसे देखो यहाँ पे फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ फिगर को। जैसे हम एक रोटर मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक रोटर है। चलो अच्छा, थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूँ। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रेडियस मान लेते हैं, ये रेडियस आर हो गया, और ये वर्क जो हो रहा है यहाँ से किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, एफ हम यहाँ पे मान लेते हैं, एफ वर्क हो रहा है, फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर यहाँ पे हमने बोला कि टॉर्क इज द टर्निंग मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अलोंग ये क्या कर रहा है, टर्निंग मोमेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स वही एक्सिस पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बार बार, तो उसी को हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और भी है, लिख लीजिए। When a DC machine loaded, when a DC machine is loaded, either as motor or as a generator, the rotor conductor carries current. Carries current ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी मोटर है वो लोडेड है, या तो वो मोटर है या तो एज ए जनरेटर लोडेड है, रोटर कंडक्टर क्या करेगा, कैरीज करंट को कैरी करेगा। ठीक है, लोड इट मीन्स जनरेटर के केस में हम क्या कहेंगे, लोड। अगर वो सप्लाई से जुड़ा हुआ है यानी लोड से जुड़ा हुआ है तब हम कहेंगे लोड, लेकिन
मोटर के केस में लोड कब होगा? इट मीन्स वो क्या है, किसी मैकेनिकल लोड से जुड़ा हुआ है। मैकेनिकल लोड से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स अगर एक मोटर है तो वो क्या कर रहा है, मोटर वो किससे जुड़ा हुआ है, जैसे कोई चक्की से जुड़ा हुआ है या कोई वाटर पंप से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या लोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां से आगे, अब ये कंडक्टर क्या करेगा, अब यहां से हर एक कंडक्टर जो है वो क्या करेगा, करंट को कैरी करेगा। अब यहां पे क्या होगा, दीज कंडक्टर experience a force, these conductor lies in the magnetic field, these conductor lies in magnetic field of an air gap, magnetic field of an air gap। ओके, तो ये कंडक्टर किस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में लाई करेगा, जैसे कि अभी हमने बताया जो भी आर्मेचर कंडक्टर होता है तो वो क्या मैग्नेटिक फील्ड रीजन में लाई करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में लाई करेगा तो वो क्या करेगा, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, thus each conductor experience a force, इसी में लिख दो, thus each conductor experience a force, हर एक कंडक्टर क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि हर एक कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन में लाई करेगा। अब आगे जो है, द कंडक्टर लाइज नियर द सरफेस, अगला पॉइंट लिखिएगा, द कंडक्टर लाइज नियर द सरफेस, lies near the surface of the rotor जो भी कंडक्टर है सरफेस के नियर, इट मीन्स जो रोटर है, रोटर के सरफेस, ये आपका सरफेस है, सरफेस के नियर क्या करेगा, लाई करेगा। ओके, near the surface of the rotor at the common radius, at the common radius from its center, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, माने इसके सेंटर से
अब ये आपका सेंटर है, सेंटर से जो भी कंडक्टर रोटर पे जो लाई कर रहा है, इट मीन्स कॉमन, सबका रेडियस कॉमन होगा। तो यहाँ पे लिखा है द कंडक्टर लाई नियर द सरफेस ऑफ द रोटर एट द कॉमन रेडियस फ्रॉम इट्स सेंटर। अब इसके जो भी है कॉमन रेडियस इसके सरफेस से, मतलब हर एक कंडक्टर में एक फोर्स एक्सपीरियंस, हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अब वो क्या करेगा, अब सरफेस के नियर एक फोर्स जनरेट होगा। इट मीन्स हर एक कंडक्टर में एक फोर्स जनरेट हो रहा है। तो वो फोर्स कहाँ पे जनरेट होगा, तो इसके ये सरफेस के इट मीन्स ये रोटर के सरकमफेरेंस पे एक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, टॉर्क जनरेट होगा। हिंस द टॉर्क इज प्रोड्यूसेड अराउंड द सरफेस। इसी में लिखेंगे हेंस the torque is produces around the circumference of the rotor and rotor start rotating ओके। तो ये है जैसे कि कोई भी कंडक्टर, अभी हमने बताया कि जो भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर सबका जो कॉमन रेडियस है, तो इसके सरकमफेरेंस पे एक फोर्स जनरेट होगा। उसी फोर्स को हम टॉर्क कहेंगे। वो टॉर्क जनरेट होगा और ये रोटर को रोटेट करवा देगा। ठीक है, तो वो ठीक है, आपका जो टॉर्क जनरेट होगा उसी की वजह से ये मशीन आपका रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, दो बातें हैं, एक है मोटर और एक है जनरेटर है। यहाँ पे हम कॉमन पढ़ रहे हैं डीसी मशीन। तो जो टॉर्क होता है, जैसे कि हमने ईएमएफ पढ़ा, ईएमएफ भी दोनों में सेम होता है, उसी तरह टॉर्क भी दोनों मशीन में सेम होता है। बट यहाँ पे ये है कि व्हेन द मशीन ऑपरेट्स एज जनरेटर, इट्स टॉर्क इज इक्वल टू इट्स प्राइम मूवर। ठीक है, इट मीन्स उसके प्राइम मूवर के इक्वल होता है, लेकिन मोटर में ऐसा नहीं होता है। तो लिख लीजिए व्हेन, नॉलेज के लिए लिख लीजिए, व्हेन द मशीन ऑपरेट एज ए जनरेटर, at constant speed, this torque is equal and opposite to its prime mover। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट था कि अगर जनरेटर की तरफ वर्क कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है, तो जो आपका टॉर्क जनरेट होगा वो प्राइम मूवर के इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क होगा। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्हेन मशीन इज ऑपरेटिंग एज मोटर द टॉर्क इज ट्रांसफर्ड
लिख लीजिए, when the machine is operating as motor, as a motor, the torque is transferred to the shaft. Torque is transferred to the shaft of the rotor. Okay, and drives the mechanical load. ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो भी आपका जैसे जो मशीन है एज ए मोटर वर्क कर रहा है, अभी हमने जनरेटर जो देखा तो वहाँ पे जो टॉर्क था इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स प्राइम मूवर, बट machine is operating as a motor, torque is transferred to the shaft of the rotor and drives the mechanical load। तो यहाँ पे देखो मोटर के केस में क्या होगा, शाफ्ट से ट्रांसफर होगा, ठीक है, शाफ्ट से आपका ट्रांसफर होगा, शाफ्ट रोटर का जो शाफ्ट होता है उससे आपका जो टॉर्क है, इट मीन्स जो पावर है वो वहाँ पे आपका ट्रांसफर्ड होगा और मैकेनिकल लोड को वो ड्राइव करेगा। अब ये तो था टॉर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इसका टॉर्क का इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखना चाहो एक पॉइंट और तो वो भी लिख सकते हो, द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑफ मोटर एंड जनरेटर इज सेम। नॉलेज के लिए लिख लो, द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑफ मोटर एंड जनरेटर इज सेम, ठीक है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा था किसका, आर्मेचर का, हमने कुछ डेरिवेशन निकाला था। जो आर्मेचर होता है कैसा था, ये मोटर है, आई करंट, ये भी वोल्टेज यहाँ पे हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ इसका ये आर्मेचर है, यहाँ पे हमने सिर्फ आर्मेचर लिया है क्योंकि जो टॉर्क होता है, टॉर्क कहाँ पे होता है, आपके आर्मेचर पे डेवलप होता है, ठीक है। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इसको हमने RA माना, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आर्मेचर में उसको IA माना है। और यहाँ पे जो EMF जनरेट होता है मोटर के केस में वो क्या होता है, EB, ठीक है, बैक EMF जनरेट होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन हमने निकाला था, द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ DC मोटर इज, द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ
डीसी मोटर इज क्या होगा, तो V बराबर क्या होगा, EB प्लस IA हो जाएगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कैसे, यहाँ पे आप KVL लगा दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब हम दोनों तरफ IA से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या नया इक्वेशन आ जाएगा, चलो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई IA। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ जाएगा VIA, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। जो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा IA EB प्लस IA स्क्वायर RA, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, आपने पढ़ा होगा IA स्क्वायर RA, ये क्या है, ये आपका लॉसेज है जो कि हीट के फॉर्म में बाहर आता है। इसको यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे VIA ये क्या बता रहा है, ये आपको इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर को ये क्या कर रहा है, कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर VIA बराबर इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर टू द आर्मेचर। ठीक है, अब ये देखो, अभी IA EB ये क्या है, अब ये है जो आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जो आउटपुट मोटर में होता है वो मैकेनिकल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिकल पावर क्या क्या हो सकता है, वोल्टेज करंट ये सब हो सकता है। आपको जो मैकेनिकल पावर क्या हो सकता है, स्पीड हो गया, टॉर्क हो गया, ये सब आपको मैकेनिकल पावर है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे EBIA इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर ओके, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर, अब ये क्या है, एक और रह गया, इसको भी लिख लीजिए। कॉपर लॉस इन IA स्क्वायर RA क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस इन आर्मेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया फॉर्मूला बना वो क्या फॉर्मूला बन रहा है, तो आपको पता है we know that
वी नो डैट इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉसेज। ठीक है, ये आपको नया फॉर्मूला बना, यही फॉर्मूला है ना। देखो आपको ये VA आइए, ये क्या है, ये आपका इनपुट पावर है और ये क्या है, आउटपुट पावर, जो मैकेनिकल पावर के इक्वल है, इलेक्ट्रिकल में है बट ये ग्रॉस मैकेनिकल पावर के इक्वल है। और ये क्या है आपका लॉसेज। तो इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉसेज, ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब यहाँ पे देखो, हम ग्रॉस मैकेनिकल पावर को हम PM से रिप्रेजेंट करेंगे, PM से मैकेनिकल पावर को हम PM से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर होता है वो कितना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉर्क का यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। इतना हो गया, मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ इधर। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट टॉर्क जो होता है, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। टाउ कुछ ऐसा होता है, टाउ ए, टॉर्क किसका टॉर्क, आर्मेचर का टॉर्क। लेट TA बराबर इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय एन आर्मेचर। ठीक है, जो अब यहाँ पे देखो हमने बोला कि PM क्या होता है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर होता है। इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, PM बराबर ग्रॉस मैकेनिकल पावर। वो कितना होता है, तो वो होता है, कितना होता है, ओमेगा TA। अब ओमेगा का वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके होंगे। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, तो ओमेगा का वैल्यू होता है 2πN TA हो जाएगा। ठीक है, इतना होता है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल पावर किसके इक्विवेलेंट है, EBIA के इक्विवेलेंट है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PM इक्वल टू EBIA बराबर 2πN TA, टाउ ए हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे बैक EMF का फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो इधर मैं लिख देता हूँ। बट यहाँ पे बट क्या, यहाँ पे EB इज इक्वल टू NP phi Z अपॉन 60A। अच्छा, ये छोटा n हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे छोटा n है तो इसलिए हम यहाँ पे छोटा n लेंगे। तो यहाँ पे ये 60 खत्म। n RPS में, पहले से RPS में, यहाँ पे भी n आपका RPS में होगा। ठीक है, तो इसलिए हम 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर RPM में रहता m यानी मिनट में, तब हम 60 से डिवाइड करते हैं। तब देखो यहाँ पे आप दोनों को क्या कर दो, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ से EBIA बराबर 2πN TA हो गया।
अब यहाँ से देखो इसका वैल्यू कितना है, एन टी फाई जेड अपॉन ए बराबर 2 पाई एन टाउ है। अब देखो एन से एन कैंसिल आउट, और भी कुछ कटता है क्या, और नहीं कटता है। अच्छा यहाँ पे आइए मिसिंग हो गया, तो नहीं कटता। हमको क्या कंसीडर करना था, हमको टाउ ए तो निकालना था ना, तो टाउ ए निकालो, टॉर्क का डेरिवेशन निकालो। यहाँ पे टाउ ए बराबर, अब सारे को हम इधर भेज देंगे, तो क्या क्या बच गया उसको लिख देते हैं। टाउ ए बराबर पी फाई जेड आई ए अपॉन, ये सारे नीचे आ जाएंगे, 2 पाई ए। यही तो डेरिवेशन हो गया, यही तो है आपका टॉर्क इक्वेशन। अब देखो हर एक बुक में ये अलग अलग तरह से डेरिवेशन दिया गया है, तो इसको बहुत तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, चलो यहीं पे। यहाँ पे जो अगर देखो मशीन टॉर्क है मशीन के कंस्ट्रक्शनल फीचर और ऑपरेशनल फीचर दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो अगर एक बार आप मशीन को डिजाइन कर दिए हो तो वो उसमें कोई भी अब चेंजेस नहीं होंगे, तो कुछ कांस्टेंट पार्ट है उसको हम हटा लेते हैं ताकि आगे आपको जो भी डेरिवेशन है उसको समझने में आसानी होगी। जैसे टी ए, अब कांस्टेंट पोर्शन क्या क्या है, पी आपका नंबर ऑफ पोल, ये कांस्टेंट पोर्शन है। चलो ऐसे हम लिखते हैं, वेयर पी और क्या जेड नंबर ऑफ कंडक्टर। एक बार मशीन बना दिए, जो कंडक्टर फिट कर दिए वही तो रहेगा, और पी जेड 2 पाई एंड ए आर कांस्टेंट, ओके। देन टी ए बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम के मान लेते, देन चलो ऐसे हम लिख, देन टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कौन कौन सा रह गया, फाई आई ए। इट मीन्स टॉर्क जो होगा मशीन के फ्लक्स और आर्मेचर करंट पे डिपेंड करेगा। ये आगे आपको डेरिवेशन पढ़ना था, इसलिए हम ये बता दिए। ये कहाँ पे काम आएगा, ये जब हर एक मशीन का आप क्या पढ़ोगे, स्पीड टाइम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे, उसमें ये काम आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक में ये पढ़ना था, इसलिए ये हमने करवा दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टी ए बराबर के फाई आई ए, वेयर के बराबर क्या क्या हो जाएगा, पी जेड अपॉन 2 पाई ए, ओके। ये आपका टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम। इससे आप कुछ हम इम्पोर्टेंट क्या न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा है तो न्यूमेरिकल अब सॉल्व कर सकते हैं। डीसी मशीन का काफ़ी सारे न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं और ईएमएफ इक्वेशन से बनते हैं। तो आई थिंक ये आपका इम्पोर्टेंट सेशन था, तो इसे अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को हर एक कोई 2-3 मिनट देखकर छोड़ देता है। जहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।